students, hello, how are you? We met again. Hope you all are fit and fine and also very good. Student, लास्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल, उसमें हमने सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और पहला सेल ऑर्गेनेल कवर कर लिया था. उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER. ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हल्का सा टचअप करें तो एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, रेटिकुलम मतलब इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल. दो पार्ट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट तो RER, नहीं है तो SER. क्या हेल्प करता है? जो भी बनाएगा ट्रांसपोर्ट करके बाहर दे देगा. जैसे प्रोटीन्स और लिपिड बनाए, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, फॉर्मेशन क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो जो दूसरा सेल ऑर्गेनल आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गोल्जी एपरेटस. स्टूडेंट्स क्या नाम है? गोल्जी एपरेटस. स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम? चलो मैं दूसरे चौक से लिख देती हूं. क्या नाम है स्टूडेंट्स? गोल्जी अपरेटस. क्या नाम है स्टूडेंट्स? गोल्जी अपरेटस. इस गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और कॉल्ड गोल्जी बॉडी, और कॉल्ड गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस. अगर हम इसको स्टार्ट करें पढ़ना, एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय गोल्जी अपरेटस? सबसे पहले तो गोल्जी नाम कैसे आया है? इस सेल ऑर्गेनल को एक साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी. स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन. एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके नाम के बिहाफ पर इस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या पड़ गया? गोल्जी अपरेटस. ठीक है, तो पहली लाइन लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. उनके नाम पर गोल्जी एपरेटस का नाम रखा गया है. अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी वही लाइन बार बार रिपीट करूंगी. इट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल, इट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल. तीसरा पॉइंट, सेल के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, लेकिन खुद भी मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल है. तो इसको मैं लिख देती हूं जिससे कि थोड़ा सा अनइवन नहीं लगे आपको. तीसरा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेनस बाउंड सेल, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल. अब देखो, वो तो ER तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स था. स्टूडेंट्स, इसकी शेप भी ट्यूब्यूल की तरह ही होगी, इसकी शेप भी ट्यूब्यूल की तरह ही होगी, मतलब ट्यूब की तरह होगी, लेकिन कनेक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे. कनेक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे. एक से ज्यादा ट्यूब्यूल होगा तो वैसे भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा. तो पहली लाइन तो मैं यही लिखूंगी, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल. अब ट्यूब्यूल क्या होती है? ऐसे बैठी हुई रहती है. इस डायग्राम को ध्यान से देखना.
ये ट्यूब्यूल्स है, ये आपके क्या है, ट्यूब्यूल्स है। ये एक ट्यूब है, ये दूसरा ट्यूब है, ये तीसरा ट्यूब है, ये चौथा ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें जो पर ट्यूब होता है, आपको ऐसा नहीं लगता ये बड़ा सा ट्यूब है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन सारे आपस में कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। एक से ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया ट्यूब्यूल्स का, लेकिन हर एक ट्यूब कैसी है, सैक लाइक, बैग लाइक। और हर सैक क्या है, स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज है। जैसे एक बैग रखा, फिर दूसरा बैग रख दिया, फिर तीसरा बैग रख दिया, चौथा बैग रख दिया, तो ऐसा क्या हो गया कि बैग्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हो गए हैं। क्या हो गया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, पैरेलली अरेंज्ड। ऑल दी ट्यूब्यूल्स आर पैरेलली अरेंज्ड, आर पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेपरेट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मैं आपको एनिमल और प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में बताऊंगी। आप मान सकते हो ये ट्यूब है, ट्यूब क्या है, सैक और बैग लाइक है, सैक क्या, बैग लाइक है। तो मैं लिख सकती हूं ट्यूब्यूल्स क्या है, आर लाइक सैक और बैग, आर लाइक सैक और बैग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं सिमिलरली टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ट्यूब्यूल्स क्या है, आपस में किसी नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड नहीं है। वो क्या है, एक पर्टिकुलर ट्यूब्यूल एक बैग की तरह, सैक की तरह नजर आएगा, जो आपस में बंडल्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, मतलब स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब्यूल, फिर दूसरी ट्यूब्यूल नीचे बैठी हुई है, फिर तीसरी बैठी हुई है, फिर चौथी बैठी हुई है। तो पैरेलली अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। भाई स्टॉक का मतलब क्या है, डंठल टाइप दिखेगा, कोई ऐसे बंच टाइप, ग्रुप टाइप, ठीक है, ग्रुप में लिख सकते हैं हम। इसको मैं वापस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ग्रुप की तरह, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, ये गोल्जी एपरेटस किसने डिस्कवर किया था, केमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने। इट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और चौथा पॉइंट क्या, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स आर पैरेलली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, मतलब इनकी ग्रुपिंग हो गई है, इनकी क्या हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं किसकी तरह होती है, सैक या फिर बैग की तरह, सैक या फिर बैग की तरह, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंट्रो ले लिया। चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, क्या क्या बताया था, आप ही बताओ। एक तो मैं इसको एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में देखूंगी, और एक मैं प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में देखूंगी, ठीक है। इसको मैं बोल सकती हूं कि ये आपका गोल्जी बॉडी है, कुछ भी बोल सकती हूं, क्या है स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी है। और ये क्या है, छोटे छोटे स्कैटर्ड स्ट्रक्चर हैं जिनको वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेसिकल्स बोलते हैं। और ये क्या है, आपका पूरा गोल्जी बॉडी है। अब होता क्या है, एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी भी किसके नियर बाई होती है, न्यूक्लियस के ही नियर बाई होती है, नियर बाई टू न्यूक्लियस, नियर बाई टू न्यूक्लियस। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में कभी कभार गोल्जी बॉडी पूरी ऐसे बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है। गोल्जी बॉडी कभी कभार पूरी बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, छोटे छोटे स्कैटर्ड वेसिकल्स की फॉर्म में होती है। वापस से रिपीट करती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। एनिमल सेल में तो क्या होता है, एज अ बॉडी ही होगी, पूरी एज अ बॉडी ही होगी, किसके, नियर बाई टू न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, दे मे का मतलब जरूरी नहीं है, दे मे गेट
they may get scattered in the form of सेपरेट, मतलब बिल्कुल जो अलग से नजर आएंगे, सेपरेट। देखो वेसिकल्स भी किसकी तरह दिख रहे हैं, बैग या सैक की तरह। ये थोड़ा लंबा बैग और सैक है, ये राउंडेड इंडिविजुअल बैग और सैक है, ये थोड़ा लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है। लंबे वाले क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की फॉर्म में पैरेलली अरेंज्ड हो गए, ठीक है। तो दे मे गेट स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट individual sac-like structure, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल। देखो इंडिविजुअल सिंगल सेपरेट सैक लाइक स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी की फॉर्म में प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें सिंगली क्या बोलेंगे प्लांट सेल में, दे आर नोन एज डिक्टियोसोम्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दे आर नोन एज डिक्टियोसोम्स, known as डिक्टियोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, गोल्जी एपरेटस मैंने स्टार्ट करा दिया था। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बता दिया था कि एनिमल सेल में इट इज नियर बाय टू न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब जो ये सेल ऑर्गेनिल है ये भी सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, बट नियर बाय टू न्यूक्लियस है। अब इसमें जो खास खास बातें वो मैंने आपको बताई थी कि प्लांट सेल में ये सिंगल बैक या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें वेसिकल्स बोलते हैं, और स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। अब इसके अंदर ही मैं आपको कुछ खास खास और बातें बताती हूं, ठीक है। देखो गोल्जी अपरेटस कहीं ना कहीं नियर बाय टू न्यूक्लियस है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नियर बाय टू न्यूक्लियस है। ऐसा बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस के साथ एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस नेटवर्क बनाता है, जिसे सेलुलर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन नेटवर्क कहते हैं। देखो डायग्राम में समझें तो ये क्या है, आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है। अब आप क्या करो, ये ट्यूब्यूल्स की तरह नेटवर्क बना लो, ट्यूब्यूल्स की तरह नेटवर्क बन गया है। अब आप क्या करो, यहां आप गोल्जी बॉडी बना लो, ये स्कैटर्ड की फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, स्कैटर्ड की फॉर्म में है। अगर अपन इसको थोड़ा सा इस व्यू में देखें तो ये ऐसा कुछ नजर आएगा, मैं इन इंडिविजुअल वेसिकल्स को क्या बोल सकती हूं, मैं इन इंडिविजुअल वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल्स बोल सकती हूं, गोल्जी वेसिकल्स। और ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। तो मैं ये कह सकती हूं कि जनरली अगर अपन इसको पूरे को गोल्जी एपरेटस माने, अगर इस पूरे को गोल्जी एपरेटस माने, तो गोल्जी एपरेटस के क्या होते हैं, दो तरीके के फेस क्रिएट होते हैं। एक होता है सिस फेस, एक होता है सिस फेस, एक कौन सा होता है, सिस फेस, और एक होता है ट्रांस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। कैसे होगा स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे मानो, ये क्या है आपका सिस फेस, सिस फेस मतलब
जो थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ कॉन्वेक्स की तरह नजर आएगा, इसको कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। अगर डायग्राम में कंसीडर करूं तो ये आपका, चलो मैं डायग्राम में आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको लिख देती हूं, ठीक है। और ये क्या है आपका ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का मतलब थोड़ा दबा हुआ फेस, कॉन्केव फेस, सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस, ट्रांसफेस, कॉन्केव फेस। अब कौन सा फेस किसकी तरफ है कैसे समझूं, ठीक है। ये यूं है भाई, ये आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये इस गोल्जी एपरेटस का सिस फेस है, ये गोल्जी एपरेटस का क्या है, सिस फेस है। और फिर यूं करते करते ये क्या है, इसका ट्रांस फेस है, ये क्या है, इसका ट्रांस फेस है। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ये आपका क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। तो कह सकती हूं कि सिस फेस जो कॉन्वेक्स फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है और ट्रांस फेस न्यूक्लियस के करीब है। बिल्कुल, ट्रांस फेस न्यूक्लियस के करीब है, सिस फेस सेल मेम्ब्रेन के करीब है। तो बोल सकती हूं नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन and it is near to nucleus, it is near to nucleus, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ER भी न्यूक्लियस के पास है, गोल्जी एपरेटस भी न्यूक्लियस के पास है। ऐसा बोलते हैं कि इनकी मेम्ब्रेन्स कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है। अगर इसको लिखूं स्टूडेंट्स तो मैं ये लिख सकती हूं कि गोल्जी apparatus is in interconnection with the ER of the cell। बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन ER की मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड होती है। मैं इसको बोल सकती हूं मेम्ब्रेन ऑफ GA, मतलब गोल्जी एपरेटस किससे इंटरकनेक्टेड है, मेम्ब्रेन ऑफ ER, ठीक है। गोल्जी apparatus is in interconnection with the ER of the cell, forms the complex membrane, forms the complex membrane system, forms the complex membrane system। ऐसा बोल सकते हो, forms the complex membrane system। देखो, किसी दो सेल ऑर्गेनेल का इंटरकनेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर ER कुछ बना रहा है तो गोल्जी एपरेटस को दे सकता है। मान लो ER ऐसा कुछ बना रहा होगा जो डायरेक्ट किसी चीज को जरूरत हो उसको नहीं दे पा रहा हो, तो जो सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ वो गोल्जी एपरेटस से इंटीमेट हो रहा है। भाई एक तो होता है आपने कुछ खाना बनाया डायरेक्टली दे दिया, एक हो रहा है आप वहां नहीं पहुंच पा रहे तो किसी और के जरिए भी तो खाना पहुंचा सकते हो। तो गोल्जी एपरेटस क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट हो गया, बिल्कुल कह सकती हूं, ठीक है। तो अभी तक क्या था स्टूडेंट्स, ये एक ट्यूब के फॉर्म में स्ट्रक्चर है, सैक की फॉर्म में स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलली अरेंज्ड है, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं है। एनिमल सेल में नियर बाय टू न्यूक्लियस है, प्रॉपर गोल्जी बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में स्कैटर्ड स्मॉल बैग भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिन्हें आप वेसिकल्स कहते हैं और उन्हें आप डिक्टियोसोम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके दो फेज क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। अब देखो, ये तो क्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, आप इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, हमने ER पढ़ लिया था और गोल्जी एपरेटस पढ़ लिए थे। अब अपन फाइनली गोल्जी एपरेटस के क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे।
देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बना देता है वो गोल्जी एपरेटस को कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू दे देता है। ठीक है, क्या क्या बना सकता है आप ही बताओ। देखो अपन ने अगर कायदे से गोल्जी एपरेटस को अगर हल्का सा एक डीप वे में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में स्टडी करें तो क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें। गोल्जी वसाइकल्स किसके रेस्पेक्ट में, प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और अगर प्रॉपर गोल्जी बॉडी के बारे में बात करूं, गोल्जी बॉडी के बारे में बात करूं तो वो तो पूरी की पूरी एनिमल सेल में होती है, पूरी की पूरी एनिमल सेल में होती है। ठीक है, अब अगर अपन इसके फंक्शंस की बात करें, ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, थोड़ा कंटिन्यूएशन में फंक्शन पढ़ेंगे कि ईआर प्लस गोल्जी अपरेटस, ईआर प्लस जीए किससे कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब ईआर जिससे मेम्ब्रेनस बाउंड है और गोल्जी एपरेटस जिससे मेम्ब्रेन बाउंड है, वो क्या है, कुछ इंटरकनेक्शन शो करते हैं। तो ईआर जो बनाएगा वो फट से गोल्जी एपरेटस को दे सकता है। देखो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, यहां पर सिग्निफिकेंस मतलब फंक्शंस, सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्जी अपरेटस, सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्जी अपरेटस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला क्या बोल सकती हूं, receive some essential materials, receive some essential materials from the endoplasmic reticulum, ठीक है। मैं ये कह सकती हूं कि जीए और ईआर ट्रांसपोर्टेशन इनहिबिट या ट्रांसपोर्टेशन एग्जिबिट करे, नहीं इनहिबिट मैंने गलत बोला, इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना। ईआर और गोल्जी एपरेटस के बीच में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि ईआर इटसेल्फ क्या बना रहा है, देखो चलो ये ईआर है, ठीक है, इसने प्रोटीन्स भी बनाए, इसने लिपिड्स भी बनाए, इसमें प्रोटीन्स भी बनाए, इसने लिपिड भी बनाए, इसने क्या कर लिया, गोल्जी एपरेटस को दे दिया। ये क्या कर गए, ये ट्रांसपोर्टेशन कर गए, ये क्या कर गए, ट्रांसपोर्टेशन कर गए। एक तो ये फंक्शन हो गया, गोल्जी एपरेटस भी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ने अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरा पॉइंट में कह सकती हूं, दूसरा पॉइंट में क्या कहते, चलो मैं इसको भी येलो से कर देती हूं जिससे कि एक सीक्वेंस बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखो गोल्जी एपरेटस खुद से भी कुछ ऐसे सिक्रीशंस निकालता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब या अपन चलो दे नहीं लिखती हूं, दे से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, मैं ये कह सकती हूं कि गोल्जी अपरेटस सिक्रीट, गोल्जी अपरेटस सिक्रीट क्या क्या, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सेलुलोज
गोल्जी एपरेटस सिक्रीट्स प्रोटीन, लिपिड्स एंड सेलुलोज। सो मैं ये कह सकती हूं helps in formation of क्या helps in formation of cell wall and cell membrane। मैं ये कह सकती हूं, देखो ये पहले फंक्शन में रिसीव तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन खुद से भी प्रोटीन्स, लिपिड्स और सेलुलोज बनाता है, जो किसमें फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। एक आखिरी फंक्शन है, एक आखिरी फंक्शन में क्या करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन को आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। देखो स्टूडेंट्स, इसके 3 मेन फंक्शंस हमने पढ़ लिए। ओवरऑल गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, गोल्जी एपरेटस खुद से भी ऐसे मटेरियल्स बना रहा है जो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी और सामान लेता है और आगे देता रहता है, बनाने में हेल्प करता है। ये फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स भी करता है, जो कि इसके जस्ट बाद वाला सेल ऑर्गेनेल आप पढ़ोगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा कंप्लीट कर लिया, गोल्जी एपरेटस पूरा कंप्लीट कर लिया, ईआर और गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर, प्रेजेंस इन एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिए, इन दोनों में इंटरकनेक्शन भी पढ़ लिया कि ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और एक पॉइंट मैंने आपको छोड़ा है कि हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, जो तीसरा सेल ऑर्गेनेल पढ़ ली हूं। आप बोलोगे मैम गोल्जी एपरेटस लाइजोसोम्स बनाने में कैसे हेल्प करता है, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको जब कल सेल ऑर्गेनेल तीसरा स्टार्ट करूंगी, खुद लाइजोसोम्स, उसमें बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं और आपके जितने भी डाउट हो वो भी आप अगले लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं।